आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर है रोहतास जिले के अनुमंडल क्षेत्र से, जहां पंचायत चुनाव की रंजिश में मारपीट हुई। डेहरी प्रखंड की मथुरी पंचायत के भेड़िया गांव में चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित मुखिया छोटी देवी और उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई। बताया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद महिला मुखिया अपने समर्थकों के साथ गांव में घूम घूम कर सबका अभिवादन कर रही थी और इसी दौरान एक हारे हुए प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मुखिया के घर पर आ धमके। उसने नवनिर्वाचित मुखिया और उसके परिवार के लोगों को समर्थकों के साथ मारपीट की और मारपीट और पथराव में कई लोगों को चोटें आई हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ चोटिल लोग हैं, खुद मुखिया खड़ी हैं, और जब हमला हुआ तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे विपक्षी जो पार्टी थे, एक गुड्डू सिंह जिनका नाम संतोष सिंह है, वो प्रत्याशी थे, मुखिया प्रत्याशी हैं। वो चुनाव हारने के बाद अपने के साथ हमारे दरवाजे पे चढ़ के हम लोग 10-5 जितने भी हम लोग सदस्य थे, समर्थक थे, सबके ईंटा और डंडा चाकू वगैरह से वार किया गया, जो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। 50-60 के संख्या में थे। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 5-6 लोग घायल हैं, 6-7 लोग घायल हैं। और वो लोग चाकू ईंटा गोजी सब पहले से तैयार कैले थे। हम लोग के जानकारी नहीं था सर। हम लोग का आशीर्वाद, हमको जीते थे तो हम लोग ये सब करना था सर। ये चलते हम लोग के द्वार पर पति थे, पति के पर लाठी चलाया, हमको पर हमला किया छोटी देवी पर। इधर पूर्णिया की व्यवसायिक नगरी गुलाबबाग में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और आयकर के अधिवक्ता राजेंद्र संचेती के कार्यालय में बीती रात अनोखी चोरी हुई। चोरों ने कार्यालय से 3 लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कई प्रमुख दस्तावेज की चोरी कर ली है और इस हार्ड डिस्क में सैकड़ों व्यवसायियों के आयकर का डेटा, रिटर्न फाइल शामिल है। दफ्तर में चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब रात के 2:30 बजे 3 चोर राजेंद्र संचेती के कार्यालय में घुस आए। पहले उन्होंने स्ट्रीट लाइट बंद की, कार्यालय से लैपटॉप, हार्ड डिस्क लेकर फरार हो गए। चोरी हो गई 2:30 बजे रात में। 3 लैपटॉप, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उठा के ले गए, शटर इंटरलॉक तोड़ के, और पेन ड्राइव भी सब भी था, छोटा छोटा सामान, सारा सब चीज़ लेकर चले गए। तो ये हार्ड डिस्क और इसमें क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था? सारा क्लाइंट लोग का बैग है, एक्सेल मतलब कंप्यूटेशन शीट, जो इनकम टैक्स का डाटा, जीएसटी का डाटा, ये सब था सारा। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि व्यावसायिक नगरी गुलाबबाग में व्यवसायी असुरक्षित की भावना महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मेरे प्रतिष्ठान के गोडाउन में भी चोरी की घटनाएं, ऐसे रात में ट्रक भर के अपराधी 10-12 की संख्या में ले गए थे और प्रशासन ने उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की थी। नालंदा के बिहार शरीफ अस्पताल में एक प्रसूता को HIV पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया गया। 3 दिन बाद हुए इस खुलासे से हड़कंप मचा है। नालंदा सिविल सर्जन ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बताया जा रहा है कि एक HIV पॉजिटिव ने पहचान छिपाकर यहां के ब्लड बैंक में अपनी पत्नी के लिए ब्लड डोनेट किया था और उसी ब्लड को प्रसूता को चढ़ाया गया। खुलासा होने के बाद ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन ये दलील दे रहे हैं कि लंबे समय से HIV की दवा खाने की वजह से वायरस लेवल कम हो जाता है और यहां उपलब्ध मशीन उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकी। लैब टेक्नीशियन का यह भी कहना है कि पहचान छिपाने की वजह से ऐसी गड़बड़ी हुई है। कलेक्शन करने के बाद उसका हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, उसमें उसका जांच जो है सो निगेटिव आया। तो ब्लड बैंक में निगेटिव जो ब्लड आता है उसको ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है, पॉजिटिव आता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो चूंकि ब्लड बैंक में हम लोग जांच किए तो उसका रिपोर्ट निगेटिव आया, तो उसको ब्लड बैंक में स्टोर कर दिया गया। और 2 या 3 दिन के बाद जब उस ग्रुप का डिमांड आया दूसरे पेशेंट का, तो उसको सप्लाई किया गया क्योंकि वो ब्लड निगेटिव था। फिर इधर 25 तारीख को हमको से 100 कॉल पूछा गया कि वो पेशेंट जो था से HIV पॉजिटिव था, आपने उसको निगेटिव किस आधार पर दिया। तो हमने अपना वहाँ बात रखा कि जो किट से हम जांच किए, जो हमारे पास सुविधा स्क्रीनिंग टेस्ट का है, उसके अनुसार वो रिजल्ट निगेटिव आया। अगर चूँकि HIV पेशेंट जो है अगर है पॉजिटिव, एक्चुअली में वो पहले से है और अगर दवा खा रहा है लंबा समय से, तो उसका बॉडी का जो होता है इसे वायरल लोड कम जाता है और वायरल लोड कम होने की वजह से कभी कभी स्क्रीनिंग टेस्ट में वायरल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अगर दोनों पॉजिटिव थे
तो दोनों उसको जो है ब्लड डोनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसको मुफ्त में ब्लड मिल सकता था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपा करके जो है सब माने खतरा बढ़ा दिया, और उसके बाद जो है उसने जो ब्लड डोनेट किया वो ब्लड किसी माने अगली पेशेंट को जो है वो चढ़ाया गया भूलवश। तो गलती तो ज़रूर है, लेकिन ये जो है माने कुछ गलत जानकारी के अब माने देने के चलते भी ये है, और चूँकि लंबा ट्रीटमेंट उसका चल रहा था तो एक संभावना बनती है। फिर भी हमने जो है इसके जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन मैंने किया है, और जो दोषी को चिन्हित करेंगे और उसके बाद फिर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले भी ऐसी गड़बड़ी हो चुकी है। सवाल यह उठ रहा है कि उच्च क्वालिटी की मशीनें नहीं तो फिर ब्लड बैंक क्यों है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ कह देने भर से ब्लड बैंक मान लेता है, और सवाल यह है कि पॉजिटिव ग्रुप को नेगेटिव ग्रुप का भी खून चढ़ सकता है। जब पूछकर ही विश्वास हो जाता है तो मशीनें किस बात के लिए वहां पर लगाई गई हैं, और ब्लड बैंक में क्या बारीकी से खून जांच नहीं होती। अपना बिहार में बात शिक्षक नियुक्ति पर मचे संग्राम की। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर कल से शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करेंगे। पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग के कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई और उन्हें बस तारीख पर तारीख दी जा रही है। लगता है वो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच का नहीं होना भी बताया जा रहा है। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण देरी हो रही, नियुक्ति में देरी हो रही है। और प्रमुख कारणों की हम बात अगर करें तो पंचायत चुनाव की शुरुआत बताया जा रहा है, जिसके चलते अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच नहीं हो पाई। और वहीं आंदोलन की चेतावनी की खबर के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने 29 नवंबर से आंदोलन का ऐलान करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि उन्हें सब पता है कि सरकार कैसे कानूनी अड़चन दूर करेगी और नियुक्ति प्रक्रिया में लगी हुई है सरकार। कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना है। हर हाल में चुनाव बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साल की शुरुआत में सौगात देंगे आप नियुक्ति पत्र का? बिल्कुल, नए साल हम लोग तो चाहते हैं नए साल क्या उससे भी पहले दे दें, लेकिन बस है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाए, हमारे जो शेष नियोजन इकाई हैं वो प्रक्रिया पूरी कर ले, फिर हम तो जल्द से जल्द देने के पक्षधर हैं। और हमें ये लगता है कि जो हमारे इस तरह के अभ्यर्थी हैं, हम आपके माध्यम से उनसे ये अपील भी करना चाहते हैं कि इन सब तरह की बातों के शिकार वो न बने, क्योंकि कोई परिस्थिति में तो परिवर्तन आया नहीं है। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। उन्होंने कल से आंदोलन पर जाने की बात कही है। उनका कहना है कि ऐसी बात पहले भी होती रही है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। शिक्षा मंत्री कल आकर बयान देते हैं कि हम आपकी बहाली प्रक्रिया अति शीघ्र पूरी करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं
तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। 29 नवंबर से हम लोग गर्दनीबाग में आंदोलन करने जा रहे हैं। हम अभ्यर्थियों को इलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देने के संबंध में, उससे हम अभ्यर्थी जरा भी संतुष्ट नहीं हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज़ कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, उनकी मंशा हो हमें अपॉइंटमेंट देने की इलेक्शन के बाद, पर वो ये चीज़ इन रिटर्न हमें दे दे तो हम ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम 29 से गर्दनीबाग पटना में आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार भी आ चुका है। पहले उन्होंने बोला था सांसद विधानसभा में कि जैसे ही केस का मैटर सुलझेगा 15 दिन में हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद बोले कि हम उनको इतना मिठाई खिला देंगे कि उनको दिवाली का मिठाई अच्छा नहीं लगेगा। अब दिवाली बीत गया, छठ बीत गया, और उसके बाद अब फिर कह रहे हैं कि जनवरी में या फरवरी में, कोई डेट नहीं बता रहे हैं। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे। हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो इनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बिहार में गुटखा पर प्रतिबंध है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज भी बिना किसी डर भय के राजधानी पटना में धड़ल्ले से 5 दुकानों पर गुटखा समेत दूसरे मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, वहीं इसे लेकर दुकानदार भी तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। का टेम्पो स्टैंड है, काफ़ी पॉश जगह है, और यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो गुटके हैं, पान मसाला जो है वो प्रतिबंध होने के बावजूद जो है धड़ल्ले से ये बिक रहा है। तो यहाँ दुकानदार से हम जानते हैं, पूछते हैं। भैया ये बताइए, ये आपकी दुकान कहाँ है? पटना में, बिहार में या बिहार से बाहर है? पटने में ना है। पटने में ना। तो यहाँ पे गुटखा पर बैन है ना? ये शोभा बना हुआ है, हर गुटखा यहाँ पे आपकी दुकान में बिक रहा है, क्यों? क्या नहीं मानते नियम कायदा कानून को? ऐसे का बात है, एगो हमरे से थोड़ी हो जाएगा, तो सब कोई करेगा तो हम भाई वो साथ है ना। कानून एक एक अगर आप भी पालन करेंगे, जी जी, एक से ही जो है संख्या बढ़ती है। आइए, क्या लोग कानून तोड़ेंगे तो आप भी तोड़ेंगे? नहीं, अकेले हम कुछ कर रहे हैं, सब करेंगे, हम कर देंगे, कहीं नहीं करेंगे। गलती हुई है हमसे, हम कायदे कानून को मानेंगे। और न्यूज़ 18 जो है जिम्मेवार चैनल है, और इस जिम्मेवारी को एहसास इन्हें कराया है, तो इनका कहना है कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो प्रशासनिक अधिकारी जिनके जिम्मे ये पान मसाला, गुटखा और दूसरे जो मादक पदार्थ जो बैन है उसे इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा है, आखिर वो किस नींद में सोए हुए हैं? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई में धान खरीदारी में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। किसानों का कहना है कि पैक्स ऑफिस में ताला लगे रहने से किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं। सरकारी दर पर धान की खरीदारी के लिए जमुई जिले में अगर बात किया जाए तो पैक्सों को कैश क्रेडिट कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जमुई जिले में पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से खरीदारी होना है धान का, और 15 नवंबर से धान की खरीदारी सरकारी तौर पर शुरू हो गई है। लेकिन देखा जाए तो जमुई जिले के अधिकांश पैक्स धान अधिप्राप्ति के लिए खुल नहीं रहे हैं, मतलब उनके कार्यालय में ताला ही लगा है। देख सकते हैं कि बरहट प्रखंड का कटौना का ये पैक्स गोदाम है, और यहाँ पर कोई ना कोई कर्मी है, न किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जब पैक्स कार्यालय खुलेंगे ही नहीं तो किसान धान लेकर कहाँ जाएंगे। अब बात अगर की जाए तो जमुई में 22 करोड़ की राशि कैश क्रेडिट किया गया है सहकारिता विभाग के द्वारा पैक्सों को, जहां से किसानों को पैसा देना है। और अगर बात किया जाए तो जमुई जिले में 1,12,147 क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य है। बंद रहता है नहीं, तो कभी काल साल में एक आध दिन खुलता है, बाद बाकी बंद रहता है। तो कहाँ आप लोग जमा करेंगे फिर धान? हम लोग धान घर में रखते हैं, व्यापार खैरमास खैरमास बोला करके, बिया बाल पैसा की जरूरत पड़ता है तो बोला कि उसको हम दे देते। नतीजन जो पैक्स खुल नहीं रहा है, तो ऐसे में परेशान किसान जिनका धान तैयार है वो निजी हाथों में बेचने को मजबूर है। खास करके वैसी स्थिति में जो छोटे किसान हैं जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है अगली फसल गेहूं लगाने को लेकर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
और छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां डुमरी में बुजुर्ग गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नेशनल हाईवे पर फेंककर अपराधी फरार हो गए। जानकारी मिलने के साथ ही आक्रोशित लोग सड़क पर आ गए, प्रदर्शन करने लगे और प्रदर्शन के कारण पटना छपरा मार्ग पर जाम की स्थिति हो गई। मृतक का नाम अंकित तिवारी था और वो कल शाम से ही गायब था। और सुपौल के पीपरा से खबर, जहां अपराधियों ने एक रिटायर्ड चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पीपरा थाना इलाके के सखुआ गांव की है, जहां के रिटायर्ड चौकीदार योगेंद्र पासवान के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि योगेंद्र बीती रात अपने दरवाजे पर सोए हुए थे, तभी 2 बाइक से आए 4 अपराधियों ने उनके सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर हो गई। योगेंद्र पासवान के बगल में ही बिछावन पर उनका पोता भी सो रहा था। अपराधियों ने उस पर भी गोली चला दी, लेकिन वो बाल बाल बच गया। घटना के बाद पीपरा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रिटायर्ड चौकीदार योगेंद्र पासवान की पत्नी सुमित्रा देवी इस बार सरपंच की उम्मीदवार थी, जिसकी वजह से राजनीतिक हत्या के कयास लगाए जा रहे हैं। पटना से दिल्ली जाने के बाद आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। 5 डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। उनकी सेहत में मामूली सुधार है। एम्स की जानकारी के मुताबिक लालू यादव को बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आरजेडी के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव को पटना एम्स से दिल्ली एम्स में रेफर किया गया था। उनको सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही थी और उनको तेज़ बुखार भी था। हालांकि उनको यहाँ आने के बाद उनका RT-PCR करवाया गया था, जो कि निगेटिव आया था, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो सेहत में अभी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों का एक जो दल है वो इनका यहाँ पर इलाज कर रहा है। 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, जो लालू प्रसाद यादव की सेहत की निगरानी कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर पटना में डेंगू मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पटना में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें PMCH के एक डॉक्टर भी शामिल हैं, जिनमें अब डेंगू मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 337 हो गई। डेंगू का प्रकोप शहर के महेंद्रू, बांकीपुर, कंकड़बाग, अशोक राजपथ इलाकों में सबसे अधिक है। पटना से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। पटना में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें PMCH के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। ज्यादातर मरीज जो हैं वो PMCH और मुसल्लापुर हाट के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि डेंगू के अब कुल मामले 337 हो गए हैं। आपको बता दें कि डेंगू का प्रकोप जो है वो शहर के महेंद्रू, बांकीपुर, PMCH कैंपस, अशोक राजपथ, पीरबहार थाना, मुसल्लापुर हाट, गुजारबाग, कंकड़बाग इलाकों में सबसे अधिक सामने आ रहा है। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि वो अपने आसपास के इलाकों में साफ सफाई बनाए रखें और पानी ना जमने दें। इसके साथ साथ घरों में मच्छरदानी का प्रयोग करें और डेंगू के लक्षण पाए जाने पर तुरंत ही डॉक्टरों से सलाह लें। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। न्यूज़ 18 की खास मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं MSME सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा, जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से MSME सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। और इस कड़ी में आइए देखते हैं, कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ, तब बेतिया के पिंटू कुमार संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़े, स्टार्टअप शुरू किया और खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने कई साथियों को भी रोजगार से जोड़ा। जिनका रोशन नजरिया चुनौतियों के अंधेरे से नहीं डरता, जो मजबूत इरादों की पतवार से समंदर के तूफान में गुजरने का हौसला रखते हैं, वो अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिखने वाले ऐसे ही साहसी उद्यमी हैं बेतिया के पिंटू कुमार। लेकिन सफलता का ये सफर मुश्किल हालात और उतार चढ़ाव के बाद शुरू हुआ था। लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपने घर आए, यहाँ कोई काम नहीं था और वहाँ लॉकडाउन में अभी जा नहीं सकता था। इतने में DM सर का कुछ अभियान चल रहा था, जो सोशल मीडिया पर हम लोग देखने के बाद सर से संपर्क किए। वो बोले कि ठीक है, जब कर सकते हो तो हम मदद करेंगे, और DM सर पूरा मदद किए।
चुनौतियों ने पिंटू कुमार की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि हार मानने के बजाय कुछ नया और बेहतर करना है। और जब हम लोग अपना फिर जाने की तैयारी में थे, कोरोना काल बीता, उसके बाद हम लोग जाने की तैयारी में थे, घर वालों का सपोर्ट मिला कि कहीं अब बाहर जाने से क्या फ़ायदा, फिर कोई बीमारी आएगी और यहाँ फिर घर लौट के आना होगा, कि क्यों नहीं वही काम यहाँ किया जाए। हम दूसरों के लिए जो काम कर रहे हैं खुद अपने लिए क्यों न करें। सोच का दरिया जब आगे बढ़ा तब उम्मीद की नई कोपलें फूटी। ऐसे में पिंटू कुमार ने अपनी बाकी साथियों का ध्यान रखा और उन्हें भी रोजगार से जोड़ लिया। लॉकडाउन में जब हम लोग अपने यहाँ आए, उसके बाद सर से मिले। सर से मिलने के बाद सर पूरा हम लोग का हेल्प किए, डीएम सर। मेरे जो भी भाई साथी वहाँ लुधियाना में हम लोग के साथ काम करते थे, सबसे संपर्क किए और बुलाए, अपने यहाँ काम शुरू कर दिए और चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नए काम में थोड़ी परेशानियां भी आईं, लेकिन टीम का हौसला बढ़ाते हुए पिंटू कुमार डटे रहे। कच्चे माल की क्वालिटी से लेकर बेहतर फिनिशिंग तक हर पहलू पर उन्होंने फोकस किया, तभी तो आज उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। नहीं, शुरू में लगा कि यहाँ नहीं चल पाएगा, लेकिन आज की जो समय है बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग उतना डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं जितना यहाँ डिमांड है। पिंटू कुमार की लीडरशिप में कुशल कारीगरी से लेकर अत्याधुनिक मशीनों से कई तरह के होजरी आइटम बनते हैं। इसमें हम कार्डिगन, कुर्ती, कोटी, सिंपल स्वेटर, कच्चा माल हम लोग वहीं लुधियाना से मंगवाते हैं और यहाँ अपना बुनाई करके यहाँ के लोकल मार्केट में भी और विदेश मानिए नेपाल में भी हम लोग का माल जाता है। खलीलाबाद लोकल मार्केट पूरा अपना है। जो भी मेरे भाई बंधु मेरे साथ काम करते हैं उनका अच्छा चल रहा है हर चीज। विषम परिस्थितियों में संकल्प से आगे बढ़ने वाले और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले पिंटू कुमार को हम करते हैं सलाम। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।